थोड़ा सा आप पढ़े होंगे इसमें, क्या कहते हैं, फॉक्स प्रो में। तो फॉक्स प्रो में कुछ कुछ कमांड किए होंगे। यहाँ पर ओरेकल पढ़ेंगे 3rd ईयर में। तो ओरेकल, MS एक्सेस भी, मतलब माई एसक्यूएल सर्वर, इनग्रेस, साइबेस, कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज, किसी भी डेटाबेस लैंग्वेज में एसक्यूएल वही रहता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपका वही रहता है। तो इसमें एक एग्जांपल ये भी शेयर कर देंगे। इसमें एक टेबल है, ये टेबल आपका किसी बुक में भी कोई टेबल एक आप लेंगे, और ये टेबल से एक है और एक इंसेंटिव, ये 2 टेबल है, एम्प्लॉय और इंसेंटिव्स। अब इसमें जो है लिस्ट ऑफ आपका क्वेरी लिखा हुआ है, जिसको आप MS एक्सेस पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। माई एसक्यूएल डाउनलोड करके PHP कर रहे होंगे, किए है ना, PHP माई एसक्यूएल किए होंगे, PHP नहीं हुआ, अच्छा। तो माई एसक्यूएल अगर डेटाबेस यूज करेंगे तो वहां पर भी ये काम करेगा। तो जैसे आपका 2 टेबल है, एम्प्लॉय टेबल और एक आपका इंसेंटिव टेबल है, तो इस 2 टेबल से रिलेटेड क्वेरी है। तो जैसे गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, तो अब ये आपका क्वेरी है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट ऑनलाइन भी आप यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन एसक्यूएल, वहां क्वेरी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ये सारा ये क्वेरी इसलिए आपको होगा क्योंकि ये क्वेरी आपको कोई टेबल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा टेक्निकल राउंड के लिए। तो फर्स्ट राउंड में ये नहीं आएगा। फर्स्ट राउंड में आपका एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश कॉमन एरर, ये 3 सेगमेंट रहेगा। उसको करने के बाद फिर आपका राइटिंग स्किल, जो फर्स्ट राउंड क्लियर करेंगे उसी को राइटिंग स्किल में जाना है। वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपका वही यूज हो जाएगा, तुरंत नेक्स्ट आपका राइटिंग स्किल के लिए आ जाएगा। तो उस दोनों करने के बाद आपका जो टेक्निकल राउंड होगा, जैसे इसमें सिंगल लाइन है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आपका क्वेरी है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज होगा, आप वहां पर डिस्कस करेंगे DML, DCL, हम एक और पूरा आपका शेयर कर देंगे, जिसमें आपका 3rd ईयर का भी एक पोर्शन डेटाबेस का ओरेकल का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें DML, DDL, TCL और TCL 3 तरह का कमांड्स होता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हाँ, तो ये सेलेक्ट आपका किस में आता है, DDL में तो क्रिएट करते हैं टेबल, डेटा को डिफाइन करते हैं, ये DML में आता है मैनिपुलेशन में, यानी कि आपके पास एग्जिस्टिंग टेबल है, उस टेबल से कोई डेटा रिट्रीव करते हैं। अब यहाँ एस्टेरिस्क का मतलब क्या है, एस्टेरिस्क का मतलब ऑल, एक रिकॉर्ड में सारे एट्रीब्यूट्स आपको देखना है, तो ऑल रिकॉर्ड्स, तो ऑल रिकॉर्ड्स का मतलब एक रिकॉर्ड में जितना एट्रीब्यूट्स हुआ, जितना फील्ड हुआ, वो सब दिखेगा। अब इसमें आपको मान लेते हैं कि कोई, अब धीरे धीरे ब्रेकअप है ताकि आपको समझ में आए। पहले क्या है कि गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल तो एस्टेरिस्क कर लिए, जैसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हम यूज करते हैं। तो अगर हमको एक्सटेंशन नहीं पता है तो हम क्या लिखते हैं, फाइल का नाम भी नहीं पता है तो लिखते हैं एस्टेरिस्क डॉट एस्टेरिस्क। तो एस्टेरिस्क का मतलब ऑल फाइल हैविंग एनी नेम, हैविंग एनी नेम, पहला एस्टेरिस्क हैविंग एनी नेम, और दूसरा डॉट के बाद वाला एस्टेरिस्क हैविंग एनी एक्सटेंशन। तो उसमें जब आप डिस्प्ले कराएंगे तो डॉट सी का भी फाइल ओपन, मतलब डिस्प्ले में आएगा, डॉट डॉक भी आएगा, ठीक है ना, डॉट TXT फाइल, यानी जितना भी तरह का फाइल होगा सब फाइल डिस्प्ले कर देगा। यानी कि आपको पता नहीं कि किस फाइल को देखना है, तो जिस फाइल को का नाम नहीं पता है उसमें भी आप क्या करते हैं, एस एस्ट्रिक्स डॉट भी करते हैं। आपको ये पता है कि पहला डॉस में किए हैं सब, तो एस यानी कि फाइल का पहला लेटर पता है लेकिन उसके बाद का नहीं पता है, तो लिख देते हैं एस एस्ट्रिक्स डॉट एस्ट्रिक्स, कोई भी एक्सटेंशन का। अगर सी का एक्सटेंशन है तो एस एस्ट्रिक्स डॉट सी कर देते हैं, एस से स्टार्ट है उस फाइल का नाम। तो यहाँ पर भी अब जैसे सारे एट्रीब्यूट्स को देखना है फाइल का जो आपका है, इसमें आपका एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, डिपार्टमेंट, ये सारा एट्रीब्यूट्स आपका डिस्प्ले होगा अगर आप क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज द टेबल नेम, और आपका सेलेक्ट आपका DML स्टेटमेंट हुआ, एस्टेरिस्क आपका जो है वो ऑल के लिए हो गया, यानी कि सारे रिकॉर्ड के लिए। आप उसमें से केवल फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखना चाहते हैं एम्प्लॉय टेबल, तो एट्रीब्यूट्स आप एस्टेरिस्क की जगह वो 2 एट्रीब्यूट्स डाल दिए, यानी कि जिस एट्रीब्यूट्स को देखना है उसी एट्रीब्यूट्स को डाल दिए। ये इसमें से कुछ चीज आप फॉक्स प्रो में किए होंगे। डॉट लगाया गया है कहाँ पर, हाँ ये कॉमा है। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम, ये वेरिएबल भी बहुत बड़ा लिया हुआ है क्योंकि एट्रीब्यूट्स का नाम ही वही रखा गया, फील्ड का नाम। हाँ, F नेम, L नेम भी आप ले सकते हैं। हाँ, तो अंडरस्कोर यूज किया हुआ है इसलिए क्योंकि 2 पार्ट किया है, और नेमिंग कन्वेंशन का जो आइडेंटिफायर का जो रूल है वो यहाँ भी फॉलो होगा। आप अंडरस्कोर छोड़ के दूसरा कुछ यूज स्पेस नहीं यूज कर सकते हैं। तो कंबाइन करने के लिए, तो इससे आप आसान बना सकते हैं। आप फर्स्ट नेम के जगह अंडरस्कोर के जगह F नेम ले लीजिए,
एल नेम ले लीजिए, लास्ट नेम। तो हाँ, तो गेट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल यूजिंग एलियास नेम। अब जैसे आप एलियासिंग यूज करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं, आगे C++ में पढ़िएगा, सी में तो नहीं है। C++ में एक रेफरेंस वेरिएबल यूज होता है, वो बहुत काम का है। अभी क्या है कि सी में आपके पास लिमिटेशन है कि एक बार में एक ही रिटर्न कर सकते हैं स्टेटमेंट, लिखते हैं ना कोई प्रोग्राम, तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम लिखना है तो 2 फंक्शन लिखते होंगे, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट 2 फंक्शन लिखते होंगे, क्योंकि एक समय में या तो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कोई एक ही आप पास कर सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल का इंपॉर्टेंस समझिए, एक साथ आप 10 वेरिएबल भी पास कर सकते हैं बिना रिटर्न स्टेटमेंट यूज किए हुए। तो रेफरेंस क्या है, एलियास यूज करता है। जैसे विनायक का जो है 12 नाम कर देते हैं, लेकिन वो 12 नाम तो विनायक का ही है ना, तो वो 12 नाम से ये विनायक जाना जाएगा। तो रेफरेंस में क्या है कि आप एक बार रेफरेंस कर देते हैं और उस रेफरेंस में कोई भी ऑपरेशन होता है तो होता है एड्रेस पर ही काम। यानी वो 12 नाम अगर विनायक का है तो किसी भी तरह का अपडेशन होगा अगर विनायक का, तो 12 पर इंपैक्ट होगा उसका, क्योंकि 12 नाम से ही जाना जाता है ना, गुड्डू, मोहन, सोहन, कुछ भी है। तो ये जो अलग अलग नाम से जानता है, काम तो इसी का हो रहा है, किसी एक ही का हो रहा है, तो इसलिए लगता है ये पॉइंटर यानी एड्रेस पर वर्क हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में एड्रेस पर वर्क होता नहीं है। कॉल बाय पॉइंटर या कॉल बाय एड्रेस है नहीं, लेकिन काम आपका उसी डेटा पर हो रहा है। तो जब काम उसी डेटा पर हो रहा है तो उस केस में ये लगेगा आपको कॉल बाय रेफरेंस, जो सी में आप पढ़े हैं, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पर जब C++ में जाइएगा तो ये रेफरेंस 2 भाग में बढ़ जाता है, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय एड्रेस को कॉल बाय पॉइंटर बोल देते हैं, और कॉल बाय जो आपका रेफरेंस है वो एक्चुअली में रेफरेंस यूज होता है, वहां पर पॉइंटर नहीं यूज होता है। तो वैल्यू आप क्या पास करते हैं, अगेन वहां पर जो फंक्शन पढ़ेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो 2 तरह का डेटा यूज करता है, एक डेटा फील्ड और दूसरा पॉइंटर फील्ड। तो पॉइंटर का जरूरत कब होता है, जब किसी एड्रेस को आप भेजते हैं, क्योंकि पॉइंटर इज द एड्रेस कीपर। अगर आप एड्रेस नहीं भेज रहे हैं तो आपको डेटा वेरिएबल से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप डेटा वेरिएबल को जो है रेफरेंस करते हैं और उस डेटा वेरिएबल को किसी दूसरे में, तो लगेगा आपको कॉल बाय वैल्यू ऐसा, लेकिन काम होगा कॉल बाय रेफरेंस। यानी कि जैसे कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू आप पास करते हैं, यहाँ भी वैल्यू ही पास होगा, लेकिन वो वैल्यू एक एलियास पर यूज होगा, रेफरेंस वेरिएबल पर काम करेगा। तो आप जिस रेफरेंस को यूज करेंगे उस रेफरेंस पर कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट उस वेरिएबल पर भी पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जितना भी आपका क्वेरी है, 2-2 एक-एक लाइन का क्वेरी होगा, लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि अगर हमको ये डेटा निकाल के बताना है तो आपको वो क्वेरी प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो चूंकि आपका 3rd ईयर के पहले अगर आप विप्रो फेस करेंगे तो ये सारा सेगमेंट आपके पास रिज्यूमे में आप बताइएगा ना। हाँ, तो आप इसीलिए बोल रहे हैं 3rd ईयर वाले के साथ तो डेटाबेस वो एज्यूम किया जाता है कि आप प्रोजेक्ट भी बनाए हैं तो डेटाबेस से कोरिलेट किए होंगे, लेकिन 2nd ईयर के बाद आपका अगर इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो आपको रिज्यूमे में वही सब मेंशन करना है जो पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस जो इंटायर यूनिवर्सिटी का सब डाल दीजिए, वो तो डालना। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो लिनक्स, सीसीएन सब, एमसीएस सब डाल दीजिए और वहां पर वही आपका जो है निगेटिव। हाँ, तो नहीं वो वहां पर आपको दिखाना नहीं है कि आप इतना चीज आपका रिज्यूम में है, वहां पर जो दिख रहा है उसको वहां पर आपको जस्टिफाई भी करना है। तो जो चीज मेंशन करना है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिस्ट पूरा बना दिए और लिस्ट का जो कंटेंट जो है 2-3 जान रहे हैं, तो वही चीज मेंशन करना है जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको प्योरली जस्टिफाइड कर सकते हैं, अनजस्टिफाइड मैनर में नहीं छोड़ना है। अब जैसे हाँ, आप जनरली आपका जो है सी से ही लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि सी में हम कॉन्फिडेंट है। पूछा जाएगा कि इन विच लैंग्वेज यू फील कॉन्फिडेंट, तो यू जस्ट सजेस्ट सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे हैश डिफाइन क्यूब एक्स इंटू, ये क्या है, मैक्रो है, सिंबॉलिक कांस्टेंट मैक्रो, इसका यूज इसको लिखने से क्या हो रहा है, इसको लिखने से हाँ, अब जैसे यहाँ पर क्यूब बी प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि इसका आउटकम जो क्यूब जो होगा वो बी के किस वैल्यू पर होगा, बी के वैल्यू 4 पर होगा या बी के वैल्यू 3 पर होगा। बी इक्वल टू 3 है ना,
एक मैक्रो यूज हुआ है, B पे होगा सर। क्यूब B++ लिखा हुआ है। तो सर पहले तो बी पे मैनिपुलेशन होगा, उसके बाद ना पोस्ट। हाँ तो वही बता रहे थे, इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? ए का वैल्यू आएगा सर 9 और बी का वैल्यू रहेगा हाँ बी ये होगा यानी कि आपका ए और बी प्रिंट होगा तो ए का वैल्यू 9 होगा प्रिंट जी। सर 3 आया ना। बी का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर क्यूब x x इंटू x की है ना, तो 9 कैसे होगा? वो क्यूब निकालना है सर 27 बाई। यस, तो ए का वैल्यू आपका कितना बी नंबर होगा सर, बी होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। 27 और बी हो गया 4। ए का वैल्यू आपका क्यूब बी से हो रहा है तो ये 27 बी का वैल्यू पहले क्यूब में यूज हुआ और फिर बी का एक्चुअल वैल्यू में इनहांस हो गया ये, तो बी का एक्चुअल वैल्यू 3 से 4 हो गया और 3 को यूज पहले कर लिया, क्यूब फंक्शन क्यूब को 3 को पहले यूज किया। लेकिन अगर यही रहता प्लस बी तो पहले बी इनहांस होता और फिर इनहांस्ड वैल्यू आपका जो है हाँ क्यूब में जाता। क्या पहले क्यूब हो रहा है उसके बाद बी का वैल्यू इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड अब जैसे बिटवाइज ऑपरेटर सब हो जाएगा, इसलिए इस सब में ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस वही है पहला और दूसरा में। सर जो पहला दूसरा क्वालिफाई करने में सेम नहीं इंटरव्यू हो सर कितना मैक्सिमम लाना सारे क्वेश्चन को टच करना होता है, गलत हुआ था नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें। मिनिमम सर कितना क्वेश्चन रहता है? क्वेश्चन आपका वो तो वैरी करता है, वो अलग अलग सेट तैयार करता है उसी हिसाब से, जैसे कभी 60 नंबर 20 तीनों से चलता हाँ तो 60 क्वेश्चन रहता है तो इक्वल वेटेज आपको तीनों को देना है, ठीक है ना, किसी एक के भावना में नहीं बहाना है, सबको समान आपको जो है रोल देना है, हाँ ट्रीट करना है। ये नहीं कि इंग्लिश को छोड़ दिए, नहीं इक्वल अमाउंट 20-20 होगा तो 20-20 होगा, अगर 30 क्वेश्चन होगा 45 होगा तो 15-15 होगा, इक्वल वेटेज रहता है सर तो तीनों। उसमें कितना क्वेश्चन मिनिमम मतलब कटअप एक तरह से पड़ रहा है कटअप कुछ नहीं है उसमें, एक क्राइटेरिया है कि इतना परसेंटेज, अब वो परसेंटेज वो लोग अपना चेंज करते रहते हैं, 60% भी हो सकता है 70% भी हो सकता है कि अगर कर लिया तो इसको आगे स्टेप में भेज देते हैं। हाँ ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा बच्चे का परसेंटेज, वो तो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी चेंज होते रहता है। अगर हमको 5 ही लोग को लेना है, ज्यादा कैंडिडेट है तो स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे, उसके हिसाब से हम सर कितना राउंड होता है? हाँ ये हम लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो इंटरनल प्रोसीजर है, कितना पर वो निकाल रहा है वो हम उसको भी नहीं पता है, जो एचआर यहाँ आया उसको भी नहीं पता रहता है, वो डिस्क्लोज अगर पता भी रहेगा, पता तो कर सकता है, उसके पास पूरा डिटेल्स है पूरा आप जो सबमिट करते हैं तो, लेकिन वो उसको उसके दायरे से बाहर का चीज है कि आपका क्राइटेरिया वो जो बनाया गया होगा उतना अगर सही है तो आपको आगे के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जैसे अभी हम लोग लिए डीप लर्निंग और ये जब एग्जाम लिए तो 50% बना दिए, इसका मतलब 30 या +30 जिसका भी आया उसको रिइंबर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया बना दिए, तो वहां पर भी है, तो यहाँ पर भी आपका क्राइटेरिया बना दिया कि 50% या 60% आ गया तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो कंडीशनल है वो, टोटल जैसे आपका कंडीशनल अप्लाई है। यस यस, तो वही तो बता रहे हैं कि वो तो चेंज होते रहता है, स्ट्रेटजी हमेशा चेंज होता है। अगर हमको 2 लोग को लेना है और 500 लोग हैं तो 2 लोग के लिए तो हमको एकदम रखना होगा 100 के नियर अबाउट परसेंटाइल रखना होगा, ठीक है ना, कि ताकि मिनिमम सिलेक्शन मैक्सिमम रिजेक्शन। लेकिन स्ट्रेटजी विप्रो का है कि मैक्सिमम सिलेक्शन, इसलिए स्ट्रेटजी दिखता है, परसेंटेज हटा दिया गया है। हुआ सर कितने राउंड होते हैं? देखिए और सिलेक्शन के लिए तो मेन राउंड 2 ही है, क्योंकि जो टेक्निकल और एचआर राउंड होता है उसमें जो नहीं बोलने वाले हैं वही फंस जाते हैं, यानी कि जो एकदम चुपचाप रहने वाले हैं वही फंस जाते हैं, जो वो हाँ वो चुप हो जाते हैं, उनका जवाब नहीं होता है कुछ, तो जब वहाँ जवाब नहीं दीजिएगा तो आप फिर कंपनी में कोई भी आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा तो फिर कैसे हैंडल कीजिएगा।
क्योंकि आप फिर वहां पर किसी से ना असिस्टेंस लीजिएगा ना सोल्यूशन निकाल पाइएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा किसी कोना में, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा कम्युनिकेटिव होना होगा। सर तो जो इंटरव्यू होता है तो 2 राउंड बाकी टेक्निकल और एचआर वाला वो सेम डे होता है जिस दिन एग्जाम होता है? सब चीज सेम होता है, ऑफर लेटर भी सेम मिल जाता है। पास्ट में ऐसा हुआ है, अब क्या कर रहा है वो चेंज, स्ट्रेटजी चेंज होता है। पास्ट में ऐसा है कि आपका सुबह 9 बजे से प्रक्रिया शुरू हुआ, रात के 9 बजे ऑफर लेटर हाथ में है, क्योंकि वहां पर जो ऑफर लेटर जनरेट करने वाले हैं वो भी टीम रहता है एचआर, वो इसी को ऑफर लेटर जनरेट करना, आपको मेल करना है। सबसे पहले रीजनिंग का होता होगा 5 राउंड है, 1 2 5 राउंड। 4 राउंड, मतलब 5वां राउंड आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो एक में आपका जो है वो इंग्लिश, सबसे पहले एप्टीट्यूड, हाँ ये सबसे मेन राउंड है, एप्टीट्यूड प्लस आपका रीजनिंग, वो आपका राइटिंग स्किल सेकंड है। ये आप क्लियर करेंगे तब तो ये राइटिंग स्किल्स होगा। फिर आपका टेक्निकल राउंड, देन एचआर राउंड, ठीक है ना, और एचआर राउंड। एचआर मतलब हम लोग से रिलेटेड इस सब के बारे में होता है, क्या मिलेगा क्या नहीं, ठीक है। एचआर का काम क्या है, वही है ना, क्या आपको पर्क मिलेगा, क्या आपको छुट्टी मिलेगा, कितना छुट्टी, कितना मेडिकल, ये सब समझाया जाएगा आपको। वीकेंड में क्या करना है आपको, ये सब बताया जाएगा। बॉन्ड क्या भरना है ये बताया जाएगा। 5 साल के पहले अगर जाते हैं तब कितना भरना पड़ेगा, 75 बहुत कम है, भर के निकल सकते हैं। हाँ बहुत लोग निकल गया है, इसलिए कि उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल गया, तो एमटेक किया और तुरंत स्विच कर गया कि एमटेक के बाद 1 साल आपको रहना पड़ता है विप्रो में, यही बॉन्ड है। कुछ लोग क्या है कि अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल गया पीसी और एमटेक के बेसिस पर, तो 75,000 उसको लगता है कि पे करके हम चले जाएं, ठीक है ना। तो 75,000 पे किया, चला गया। ऐसा आपके सीनियर में बहुत सारे लोग किए हैं, जैसे एक निरंजन राज है, ये सब जो है वो हाँ एमटेक के बाद वो है स्विच कर गया। तो ऐसा किया जा सकता है अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है तो। सर कब तक विप्रो आएगी इंटरव्यू के लिए? ये तो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि अभी जब तक कोई वहां से इंफॉर्मेशन नहीं आता है तब तक, अभी अब ओपन इंफॉर्मेशन आया है, कैंपस कब होगा ये इंफॉर्मेशन नहीं आया है। तो हमको लगता है कि इसका जानकारी लेके हम बता पाएंगे, ठीक है ना। इसका जानकारी कब तक आएगा, उसके एचआर से लोग यहाँ बात करेंगे, यहाँ का एचआर, और कंफर्म करेंगे कि कब तक आएगा। क्या है उससे क्या दिक्कत है, जब डेट आ जाएगा तो उसके बाद क्रैश कोर्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस किए, इसमें वेटेज आपका जो एग्जामिनेशन पॉइंट से देखिए, अगर एग्जाम लेता है यूनिवर्सिटी तब ठीक। तो 3 फाइल हम शेयर कर दिए हैं, और सी का और इसका भी हम शेयर कर देंगे। टेक्निकल क्लासेस में भी उसको शेयर किया जा सकता है। नहीं वो आप बताइएगा कि हम पाइथन भी जानते हैं, मशीन लर्निंग भी जानते हैं, डीप लर्निंग भी जानते हैं, तो आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, डेटा स्ट्रक्चर में आप जो है स्टैक, क्यू और टाइप्स ऑफ क्यू, ठीक है ना। स्टैक और क्यू इसलिए क्योंकि मेन आपका जो है डेटा स्ट्रक्चर में मेन एरे, लिंक लिस्ट, सब इसको इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। और उसके बाद आपका जो है ट्री में आपका BST, बी ट्री, हाइट बैलेंस ट्री, HBT या और ABL, ठीक है ना। हॉफमैन ट्री जानते हैं ना, हाइट बैलेंस, ये एक्सटेंडेड और है, इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री भी कहते हैं। हाँ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, मतलब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और दो को जोड़ के सब
स्क्वायर और सर्किल यूज करते हैं। Yes, sir. यानी कि जो आपका एक्सटर्नल नोड होता है उसको स्क्वायर से रखते हैं, इंटरनल नोड को सर्किल करते हैं। जैसे जैसे इंटरनल नोड बनते जाता है उस सर्किल होते जाता है, ठीक है ना। और एक्सटर्नल नोड में आप क्या करते हैं, इनिशियली वेटेज को कंबाइन करके चलते हैं, उसके वेटेज को ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक करके आप उसका इंटरनल नोड बनाते हैं और फाइनली जितना भी एक्सटर्नल नोड रहता है, जो आपका की क्या कहते हैं उसको, लीफ नोड, वो आपका जो है एज ए एक्सटर्नल एक्सटेंडेड, इसीलिए उसको कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो हॉफमैन ट्री का हॉफमैन एल्गोरिथम भी होता है और हॉफमैन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है। तो बीएसटी आप अगर फॉलो कर रहे हैं बीएसटी, तो बी ट्री आपका जो है हाई ऑर्डर ट्री, तो ऑर्डर मैक्सिमम इसमें ऑर्डर 5 तक का क्वेश्चन रहता है, ऑर्डर 3, 5 का बी ट्री बनाने के लिए। एबीएल ट्री भी 5 से 6 तक में रहता है, रोटेशन ये सारा चीज। हॉफमैन ट्री, तो ट्री से रिलेटेड, देन ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल में अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है, लास्ट टाइम भी पूछा है, इसलिए तो ट्रैवर्सल में इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अब देखिए इसका एल्गोरिथम नहीं पूछता है, जनरली अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर एल्गोरिथम पूछता है तो रिकर्सिव फंक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। रिकर्सिव फंक्शन बताया गया होगा, तो इन ऑर्डर के लिए, प्री ऑर्डर के लिए और पोस्ट ऑर्डर के लिए रिकर्सिव फंक्शन मेंशन कर सकते हैं। कोई भी फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल का थोड़े यहाँ बनाना है, यहाँ ट्रैवर्सल बताना है ट्री का, तो फैक्टोरियल कैसे बना देंगे। मतलब कि आपका जो फंक्शन है वो आइटरेटिव या रिकर्सिव हो सकता है, ठीक है ना। तो आइटरेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ट्री ट्रैवर्सल में आप रिकर्सिव एल्गोरिथम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब रिकर्सिव एल्गोरिथम का मतलब खाली फैक्टोरियल थोड़े होता है। तो पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, तो ट्री से रिलेटेड, और ट्री में इससे फंक्शन भी पूछा जा सकता है बाइनरी सर्च ट्री से, ठीक है ना। इंसर्शन के लिए फंक्शन पूछा जाता है कि हाउ यू परफॉर्म इंसर्शन इनटू ए बाइनरी सर्च ट्री। बीएसटी में इंसर्शन क्या करेंगे, कंडीशन क्या है बीएसटी में सर्च करने का, ठीक है ना। बीएसटी अगर है तो अब देखिए ट्रैवर्सल आपका बाइनरी ट्री का और बीएसटी का दोनों में डिफरेंस है। प्रोसीजर सेम होगा, एल्गोरिथम भी सेम लिखेंगे, लेकिन बीएसटी में सर्टेन कंडीशन चेक करना पड़ता है। सर रूट नोड का वैल्यू हाँ, से कंपेयर करें, इसलिए अगर बाइनरी ट्री हो और बीएसटी दोनों में डिफरेंस है। बाइनरी ट्री के लिए अगर प्रोसीजर लिख रहे हैं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, उसमें कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि ये एक्सटेंशन कैसे होता है, बाइनरी ट्री से पहले आपका क्या है ट्री, फिर बाइनरी ट्री, फिर बाइनरी ट्री से आपका बीएसटी। बीएसटी में बाइनरी ट्री के साथ साथ एक सर्टेन रूल फॉलो करना पड़ता है, यानी आपका रूट नोड हमेशा जो है लेफ्ट और राइट सब ट्री से ज्यादा वैल्यू होल्ड करेगा, लेफ्ट सब ट्री हमेशा रूट से कम होगा और राइट सब ट्री, और फर्दर जो लेफ्ट और राइट सब ट्री है वो भी आपका बीएसटी को फॉलो करेगा। इसका मतलब कि अगर लेफ्ट और राइट सब ट्री के बाद फर्दर कोई लेफ्ट राइट जनरेट हो रहा है तो वो भी एज ए रूट नोड का जो फीचर है उसको होल्ड करेगा। तो वो पर्टिकुलर आपका बाइनरी ट्री और बीएसटी में ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में कि बाइनरी ट्री एल्गोरिथम अगर पूछा जाएगा तो वहां कंडीशन नहीं चेक करना, लेकिन बीएसटी में आपको कंडीशन चेक करना होगा कि आप बीएसटी में लेफ्ट राइट सब ट्री आप हमेशा रूट से ज्यादा होगा और राइट सब ट्री हमेशा रूट से राइट हमेशा ज्यादा होगा, लेफ्ट हमेशा कम होगा। तो ये चीज आपको यहाँ चेक करना होगा ट्री में। बाकी लिंक लिस्ट में सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। सर ज्यादा तो सिंगल डबल आ सकता है नहीं, सर्कुलर क्यों, इंग्लिश में पूछा है सर। हाँ। तो अब ये लिंक लिस्ट का पूरा प्रोग्राम भी आप किए होंगे, ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट का जो भी प्रोग्राम हम लोग किए हैं वो किए हैं, प्रोग्राम तो किए हैं, हाँ। तो वो पूरा प्रोग्राम नहीं पूछता है उसमें, हाँ पर्टिकुलर आपका जो है कोई पर्टिकुलर इंसर्शन या डिलीशन पूछेगा। तो इंसर्शन, ठीक है ना। तो अब जैसे एक प्रॉब्लम दे दिया गया कि राइट ए फंक्शन टू इम्प्लीमेंट डीक्यू ऑपरेशन, डीक्यू में पूछता है इन ए फीफो मैनर, ये क्वेश्चन पूछा यूनिवर्सिटी में, डीक्यू ऑपरेशन इन फीफो मैनर। तो राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म इंसर्शन ऑपरेशन इन डीक्यू इन ए फीफो मैनर। तो फीफो मैनर का मतलब क्या हुआ, हाँ। तो यहाँ पर इंसर्शन कैसे बताना है आपको,
डीक्यू में कौन सा इंसर्शन है? डीक्यू में तो दोनों एंड से इंसर्शन हो सकता है। इंसर्शन या डिलीशन कोई भी पर्टिकुलर पूछा तो इंसर्शन कैसे बताना है? हाँ? हाँ, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन बनाना है। फीफो मैनर में कहा जा रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपका इन कहाँ से करता है? फ्रंट एंड से आपका इन। डिलीशन होता है। ठीक है, लेकिन पहले बार जब लिस्ट बना होगा तो पहला एलिमेंट कहाँ होगा? फ्रंट में ही होगा ना, फ्रंट और रियर दोनों होगा। तो आप जब इंसर्शन करते जाएंगे तो आपका डिलीशन फर्स्ट इन जो है वही ना फर्स्ट आउट होगा। फीफो अगर कह दिया गया तो आपका डिलीशन कहाँ से, आपको इंसर्शन कहाँ से दिखाना है? रियर एंड से। लेकिन अगर डिलीशन पूछ देगा तो फ्रंट। फीफो का मतलब यही है, क्योंकि डीक्यू में दोनों चीज होता है। हाँ, तो जनरल क्यू ऐसा ही हुआ। तो आपको डीक्यू में भी जनरल क्यू का क्वेश्चन हो सकता है। तो फीफो करने का मतलब वहां पर समझना होगा। लीफो कर देगा तो लीफो समझना होगा। फीफो मैनर, लीफो मैनर। तो इंसर्शन अगर बोला जाएगा तो लीफो मैनर में बताइए। डीक्यू में इंसर्शन फंक्शन बताइए लीफो मैनर में। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो मैनर का मतलब कि इंसर्शन कहाँ से होगा? वही लेफ्ट राइट जो भी है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। दूसरा, ग्राफ में ट्रैवर्सल पूछता है प्रॉब्लम। ट्रैवर्सल बीएफएस डीएफएस, तो इसमें क्रूस्कल्स, प्रिम्स और सबसे है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये कॉस्ट एस्टिमेशन में पूछता है, यानी कि कॉस्टिंग बताइए। मिनिमम स्पैनिंग यानी कि कॉस्ट बताइए, मिनिमम कितना कॉस्ट होगा। तो हर एज का वेटेज दिया रहेगा, उसके हिसाब से कॉस्ट निकालना। तो ये किए होंगे आप कॉस्ट एस्टिमेशन मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट होता है, एक नहीं एक से अधिक तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें अकॉर्डिंग टू एज वैल्यू आपका जो है मिनिमम कॉस्टिंग आप निकालते हैं। जिस एज वैल्यू का मतलब अगर 3 रूट है तो उसके सबसे मिनिमम जो रूट आपका जो है एज का वैल्यू कम लेता है, उसके हिसाब से कॉस्टिंग। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री से प्रैक्टिकल अप्लाइड क्वेश्चन। एल्गोरिथम बाय चांस कभी पूछ दिया प्रिम्स या क्रूस्कल्स, नहीं तो इस पर भी प्रॉब्लम्स ही रहता है। ठीक है ना? क्रूस्कल्स हाँ, देन कोलिजन एंड हैशिंग। इससे एक फुल क्वेश्चंस रहता है। व्हाट इज कोलिजन, व्हाट इज हैशिंग, व्हाट डू यू मीन बाय हैश फंक्शन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन वी आर यूजिंग फॉर डिजाइनिंग हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का फीचर्स हुआ टू रिड्यूस, पहला चीज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा। डेटा के कॉम्प्लेक्सिटी को, इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। एक्सेशन स्पीड को फास्ट करना, यानी कि आप एक्सेशन फास्ट करते हैं। Earlier, whenever you are doing searching of by using linear or binary, sequential or binary searching, then the searching is not fastly observed. तो फास्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आपका ये हैश टेबल यूज करने लगे हम लोग। तो हैश टेबल में आपका क्या है, 1 by 1, हमेशा 1 to 1, यानी जिस डेटा को चाहिए वही डेटा आपका एग्जीक्यूट हो रहेगा। मल्टीपल डेटा स्कैनिंग नहीं है, यानी O1 वहां पर हमेशा O1 है, ON नहीं है। यानी अगर n नंबर ऑफ डेटा है तो n नंबर ऑफ टाइम्स एक डेटा के लिए नहीं करना है। जैसे क्या है, जनरली आप सीक्वेंशियल सर्चिंग करते हैं तो हो सकता है कि एक डेटा हो या नहीं हो, तब भी आप 1 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक जाते हैं, सर्च करते हैं। तो दैट इज द डिमेरिट। इसमें क्या है कि आप जिस डेटा को सर्च कर रहे हैं वही डेटा आपको टेबल से रिट्रीव हो रहा है। अब उसको रिट्रीव करने के लिए आप जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए वेरियस हैश फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो हैश फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा जो है, हाँ, डेटा जो है एक सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रंकेट, मतलब करिए तो ट्रंकेट हो जाता है, कट आउट करके, और उसी पार्ट ऑफ डेटा को आप टेबल में इंडेक्सिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक, जिसमें हैशिंग हाँ, ओपन एड्रेसिंग एंड क्लोज एड्रेसिंग। तो आपका सेपरेट चेनिंग, वो कंप्लीट फुल क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन एंड व्हाट आर द वेरियस कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक यूज्ड टू अवॉइड कोलिजन। तो वेरियस कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक ये पूरा फुल 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उसमें सेपरेट चेनिंग
लीनियर प्रूविंग, क्वाड्रेटिक प्रूविंग, और हाँ तो उसका एक डेटा याद रख लीजिएगा। जैसे C1 C2 का कोई एक डेटा आप एज्यूम कर सकते हैं क्वाड्रेटिक प्रूविंग के लिए। लीनियर प्रूविंग के लिए तो आपका जो ऑर्डर है वही रहेगा, और क्वाड्रेटिक प्रूविंग में आप जो फंक्शन यूज करते हैं वो फंक्शन ही, और डबल हैशिंग। हाँ हाँ, तो ये पूरा फुल क्वेश्चन रहेगा। अगर पार्ट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है या की है, इस की को डबल हैशिंग के थ्रू एलोकेट करिए हैश टेबल में। तो अब वहां पर कोलिजन को अवॉइड करते हुए एलोकेट ईच एंड एवरी की वैल्यू इन द हैश टेबल, अवॉइडिंग द कोलिजन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रूविंग और लीनियर प्रूविंग। और हाँ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इससे आपका दोनों चीज है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी फुल हो सकता है और अप्लाइड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इससे रह सकता है। बाकी और कोई ऐसा नहीं है। एरे ये सब में कोई है उस सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग हो तो आपका कॉमन है, उसको इम्पोर्टेंट नहीं माना जा सकता है। आएगा तो आप लिख सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम जैसे आपका एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग भी है। सॉर्टिंग में जो बचा हुआ था 5 हीप सॉर्ट तो बताया गया होगा ट्री में। ठीक है ठीक है, पहले बोलते थे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट नहीं हुआ है, इंसर्शन और सिलेक्शन और एक और हुआ है बबल। ठीक है, क्विक सॉर्ट भी आसान है। क्विक सॉर्ट एक्चुअली आपका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इसका क्या है, हाफ ईच टाइप। क्विक सॉर्ट में भी क्या करते हैं, पूरे लिस्ट को ब्रेक करते हैं। जैसे बाइनरी सर्चिंग में पूरे लिस्ट को हाफ करते हैं। हाँ, तो 2 ग्रुप में बांट देते हैं और दोनों को इंडिविजुअल सॉर्ट करते हैं, फिर उसको मर्ज कर देते हैं फाइनल रिजल्ट को क्विक सॉर्ट में। यानी कि मॉड्यूलर टास्किंग का वो सपोर्ट करता है, डिवाइड एंड कन्क्वायर। क्विक सॉर्टिंग इज वर्किंग ऑन डिवाइड एंड कन्क्वायर एल्गोरिथम। तो पूरे लिस्ट को डिवाइड करके और फिर इंडिविजुअल लिस्ट पर सॉर्टिंग परफॉर्म करना है, तो क्विक सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट तो कोई भी सॉर्टिंग में, मर्ज सॉर्ट का मतलब हुआ जैसे आप एरे को मर्ज करते हैं, तो मर्ज करते हैं तो क्या करते हैं, एक एरे ए है और एक बी है, तो अगर ए बी को ए में मर्ज करना है तो ए का जहां पर आपका एंड होता है उसके बाद से आप इंडेक्सिंग को बढ़ाते हैं और उसको एलोकेट करते हैं। इसका एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि 2 एरे है उसको एक तीसरे एरे में स्टोर कर दें, दैट इज सिंपल मर्जिंग। तो 2 एरे है तो उसको तीसरे में स्टोर करेंगे तो क्या होगा, अगर एरे पहला एरे 10 साइज का है, दूसरा एरे 10 साइज का है, तो तीसरा एरे क्या लेंगे, 20 साइज का। यानी मैक्सिमम हमको 20 एलिमेंट्स एलोकेट करना होगा। तो ये एक टेक्निक है मर्जिंग का कि एक एरे में से इनिशिएट शुरू करेंगे, जब वो खत्म होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बी को उसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। तो ए का डेटा पूरा ले लेंगे फिर बी का, तो ये जनरल मर्जिंग हुआ। और मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं कि आप, एक तरीका आपका है कि आप पहले एरे ए को सॉर्ट कर लीजिए, एरे बी को सॉर्ट कर लीजिए और फिर उन दोनों को सॉर्ट करिए, ठीक है ना। यानी कि मर्ज फर्स्ट लिस्ट, sort the first list, sort the second list, and then after, your first list is sorted order, your second list is also in sorted order, and then the final merge जो आपका लिस्ट होने का वो दोनों sorted के ऊपर sorting करते हुए, यानी कि आपको कंपेयर करते हुए बनाना है। तो अब वहां पर स्ट्रेटजी है कि पहला लिस्ट आपका sorted है तो दूसरे लिस्ट के डेटा को उसमें इंसर्ट करने के लिए इंटायर लिस्ट को स्कैन करना होगा। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन हम लोग सॉर्ट के लिए लेते हैं और एक मर्ज के लिए लेते हैं। तो मर्जिंग के लिए एक फंक्शन, वो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे। तो उसमें तो ये भी हो सकता है कि एक लिस्ट तो मान लेते हैं 1 2 3 4 है और दूसरा लिस्ट में 4 5 6 7 है, तब सर कैसे तो इंडेक्स पोजीशन से भी आ जाएगा। क्या क्या फिर से बोलिए। एक में सर 1 2 3 4 है हाँ। लिस्ट का, दूसरा में 4 5 6 7 है। मर्ज करेंगे तो 2 4 जो का कंसेक्यूटिव पोजीशन पे आएगा ना सर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। हाँ, उससे डुप्लीकेसी, जब आप डुप्लीकेट डेटा जब आपको लेस लेने का प्रोविजन है तो आप आएगा 4 के बाद 4 आएगा। अब मान लीजिए सर 1 रहा तब कैसे होगा, एक में 1 2 3 4 हाँ। दूसरे में 1 5 6 7 तब क्या, तो 1 के बाद आएगा अगर सॉर्टेड ऑर्डर में ले जाना है। वो मर्ज नहीं होगा, मर्ज विथ सॉर्टिंग।
सॉर्टेड मर्जिंग होगा। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि आपका एक लिस्ट को आप स्टैटिक बनाएंगे, दूसरे लिस्ट को डायनेमिक बनाएंगे, दूसरा जो लिस्ट है वो चेक करेगा, हाँ कंपेयर करेगा, जैसे इंसर्शन सॉर्टिंग करते हैं ना, वही टेक्निक वहां लगेगा। तो जिस जगह पर मान लेते हैं डुप्लीकेट डेटा है, तो डुप्लीकेट डेटा उसी लोकेशन के बाद वहां पर अटैच होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।